नोट करिए, विदिन आपको बहुत जल्दी 10 दिन 15 दिन के अंदर खबर आने वाली है। नेपाल की फिर से गवर्नमेंट गिर रही है जो 2 महीने पहले बनी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज आर पांचाल। आज हम बात करेंगे नेपाल में हुए तख्ता पलट की। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि भारत के पड़ोसी देश में तख्ता पलट होने की ये पहली घटना नहीं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में लगभग आजादी के बाद अब तक 4 बार तख्ता पलट हो चुके हैं। अंतिम तख्ता पलट 1999 में हुआ और वहीं 2021 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ और 2022 में श्रीलंका में। तो वहीं 2024 में शेख हसीना की सरकार को हटाकर बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ। अब आया 2025 और इसमें तख्ता पलट नेपाल का हुआ आखिर क्या? चलिए बात करते हैं। तो घटनाक्रम कुछ इस तरह है। 8 सितंबर को नेपाल के काठमांडू में मोती घर से संसद भवन की तरफ एक विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला जा रहा था, जिस पर नेपाल की सरकार ने लाठीचार्ज करने की अनुमति दी। लाठीचार्ज होते ही प्रदर्शनकारी भड़क गए और सरकार ने भी भड़के हुए प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। प्रदर्शन को उग्र होता देख वहां की सरकार ने हाल ही में लगाए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध को बहाल कर दिया गया तथा गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और वहां पर कर्फ्यू लगाकर इस मामले को कंट्रोल में करने की कोशिश की, परंतु मामला नहीं थमा। हिंसा और भड़की। प्रदर्शनकारी संसद, सुप्रीम कोर्ट और मंत्रियों के घरों तक पहुंच गए। वहां पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। प्रदर्शन के इस विकराल रूप ने वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। पर इस हिंसा के कारण क्या थे, आइए जानते हैं। आपको भारतीय मीडिया में बताया जा रहा है कि ये एक जेनजी प्रोटेस्ट था, जो कि सोशल मीडिया ऐप्स के बैन होने के बाद वहां के युवाओं में एक आक्रोश आया और सरकार के खिलाफ उतर गए। ये अधूरी जानकारी है। इस प्रदर्शन को जेनजी प्रोटेस्ट नाम देना बस भारत की मीडिया का ही चलन है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया में इसे नेपाल एंटी करप्शन मूवमेंट बता रहे हैं और भारत में इसे बस जेनजी तक सीमित कर दिया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट के पीछे कोई सोशल मीडिया ऐप्स की खास भूमिका नहीं है। भूमिका है तो वहाँ की सरकारों के करप्शन की। आपको बता दें, नेपाल में 2008 तक राजतंत्र हुआ करता था। 2008 के बाद अब तक 17 सालों में बस वहाँ की 3 पार्टियों ने पूरी सरकार को चलाया है, आपस में फेरबदल करके, और इन्हीं 3 सरकारों ने किए हैं वहाँ के बड़े घोटाले, जिसको लेकर वहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। हाल ही के वहाँ के 3 बड़े घोटाले। 2021 में 54,600 करोड़ का गृह बंधु भूमि घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाला। ये हाल ही के हुए सबसे बड़े घोटाले जो सामने आए हैं। इन्हीं घोटालों के कारण वहाँ की जनता बेरोजगारी और भुखमरी से त्रस्त है और इन्हीं घोटालों के पैसों से मौज उड़ाते वहाँ के राजनेताओं के परिवार। वहाँ की 3 ये प्रमुख पार्टी, नेपाल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ये 2 है, एक मार्क्सिज्म और लेनिन की और एक माओवादियों की। तो इन्हीं पार्टियों के राजनेताओं के बच्चे इन घोटाले के पैसों से ऐशो आराम कर रहे हैं और उनकी सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ दिख रही थी, जिसको लेकर वहाँ के युवाओं ने उनके खिलाफत में ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ की सरकार ने घबराकर वहाँ के सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया। परंतु इसके पीछे और कारण बताए। मैं आपको बता दूं कि नेपाल का टूरिज्म सोशल मीडिया ऐप्स पर बहुत अधिक निर्भर है, जहां वहां की रोजगार पर भी फर्क पड़ा है और वहां के युवाओं की कुछ कमाई जो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ करती थी वो भी रुक गई। एक तो वहां पर बेरोजगारी और भुखमरी इतनी, और ऊपर से इन ऐप्स को बंद कर देना, जिससे टूरिज्म और वहां से डिजिटली आने वाली बच्चों की इनकम रुक गई और इसी कारण वहां के यूथ मिलकर सरकार के खिलाफ उतर गए। और इसी कारण भारतीय मीडिया ने बस एक जनरेशन को बदनाम करने का तंगा उठा के मीडिया में ड्रामा करने शुरू कर दिए कि ये तो बस जेनजी प्रोटेस्ट है और सोशल मीडिया ऐप्स के लिए हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। चलिए अब बात करते हैं भारत के और नेपाल के संबंधों की, जिसमें चाइना की भूमिका क्या है। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, आपने देखा होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई नेपाली बंधु मिल ही जाएगा और बहुत ही सत्कार और सादर प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करते हुए।
ये भारत का और नेपाल का संबंध है। इसी भारत और नेपाल के प्रेम के बीच आ जाता है कम्युनिज्म। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ये 3 पार्टियों का खेल है, इनमें 2 पार्टियां कम्युनिस्ट है और ये कम्युनिज्म चलाया हुआ ढोंग है चाइना का। चाइना से मिलने वाले फंड की बदौलत ही 2008 में वहां के कम्युनिस्टों ने सरकार राजतंत्र के खिलाफ द्रोह किया और राजतंत्र का तख्ता पलट कर दिया था। और उसके बाद आए इस लोकतंत्र में उन्होंने बस जनता का शोषण किया और वहां की जनता इस कम्युनिज्म से नाराज है, पसंद नहीं करती, क्योंकि वो तो खुद एक भारतीय विचारधारा और भारतीयत्व से जुड़े हुए लोग हैं। उन पर कम्युनिज्म जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं आपको कालचक्र में पीछे लेके चलूं तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो नेपाल के तात्कालिक राजा राणा त्रिभुवनदेव, जिन्होंने नेहरू जी से नेपाल को भारत में शामिल करने की अपील की थी, परंतु नेहरू जी ने मना कर दिया और कहा कि हम तुम्हारी पूर्णतः सहायता करने के लिए तैयार है, परंतु हम खुद अभी आज़ाद हुए हैं, हम तुम पर राज नहीं कर सकते, तुम्हें ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते। नेपाल का ये राणा राज परिवार संबंध रखता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ राज परिवार से, अर्थात राणा त्रिभुवनदेव महाराणा प्रताप के ही वंशज है। और उसी क्रम में 2008 में अंतिम राजा वहां के हुए थे राणा ज्ञानेंद्र, जो तख्ता पलट के दौरान वहां से जब राजतंत्र खत्म किया जा रहा था तो वे राजस्थान के सीकर में शरण लेने की घोषणा कर चुके थे, क्योंकि उनके पुत्र की शादी भी सीकर में हुई है। नेपाल के राज परिवार के सारे पारिवारिक रिश्ते राजस्थान में ही होते हैं। जैसा कि नेहरू जी के वादे के अनुसार हमने हर दम हर पल आज़ादी के बाद नेपाल की सहायता की है। नेपाल में जाने वाली सब्जी, दवाइयाँ, अन्य ज़रूरत की चीज़ें भारत से ही जाती है। विदेश से आने वाले माल के लिए हमने उन्हें कोलकाता बंदरगाह दिया था। जब उनका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बढ़ा तो हमने उनको विशाखापट्टनम बंदरगाह भी दे दिया। भारत और नेपाल के संबंधों की गहराई आप इस बात से जांच सकते हैं कि भारत की गोरखा रेजिमेंट में लड़ने वाले सारे लड़ाका नेपाल से होते हैं। नेपाल के बहादुर जवान हमारी हर लड़ाई में, हमारे हर संकट में हमारे लिए लड़ते हैं, काम करते हैं और बलिदान होते हैं। इन्हीं बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नेपाल की जनता का भारत के प्रति कितना प्रेम है, परंतु इस प्रेम की दरार है कम्युनिज्म, जो वहाँ का शोषण कर रही है, वहाँ पर अत्याचार कर रही है। और वहाँ के युवाओं ने मिलकर बेरोजगारी, बेगारी और भुखमरी के खिलाफ आवाज़ उठाई और सरकार का तख्ता पलट कर दिया। परंतु ये समस्याएं तो कुछ भारत में भी है, परंतु हम अपने नेताओं, सरकारों के खिलाफ नहीं बोलते। हमारे यहाँ करप्शन है, घोटाले हैं, नेताओं के बच्चे इस तरह से लग्जरियस लाइफ जीते हुए दिख जाते हैं, नेपोटिज्म है, पर हम उनके खिलाफ बात नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।